अगर हम डिटेल्स में जाएं तो आप अगर बता सके हमें कैसी कौन सी 5 चीज़ है जो ये जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 कमाते हैं, पूरे साल में 1 लाख नहीं कमा पाते, ये 95% ऑफ द पॉपुलेशन करीबन उस आंकड़े के आसपास है। तो सरकार ऐसे 5 चीज़ें क्या कर सकती है कि ये बेसिकली इनका भी कंजम्पशन चालू हो, कि ये भी ई-कॉमर्स यूज़ करे, ये भी बाहर जाके खा लें कुछ, तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार? सबसे पहले तो गरीबी कैसे कम करेंगे, क्योंकि सब गरीबी से जुड़ा हुआ है और काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। काले धन की अर्थव्यवस्था को हमें अगर टैकल करना है तो उसके लिए हमें सारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लानी है। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल क्लास की, अकाउंटेबिलिटी बिजनेस क्लास की, अकाउंटेबिलिटी हमारी जुडिशरी की। आप देखें 5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जो जजमेंट आने चाहिए नहीं आते हैं, बहुत डिले होता है। जो एक वो फिल्म में फेमस कर दिया था, तारीख पे तारीख, जो चीज़ 3 महीने में सॉर्ट आउट जानी चाहिए उसको 3 साल लग जाते हैं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी। तो जब सिस्टम्स काम करने लगेंगे तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी, और वही काले धन की अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर पड़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो मैंने अपने एक लेख में दिखाया कि इससे हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5% कम हो जाती है। 1970s में जब 3.5% थी, तो अगर ये नहीं होती हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था तो 8.5% की ग्रोथ होती। पिछले 10 सालों में जब 7% की रेट ऑफ ग्रोथ सरकार कह रही तो 12% होती। तो अगर आप 5% ऐड कर दें हर साल तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होती। तो $3 ट्रिलियन की जगह वो 24-25 ट्रिलियन डॉलर की होती, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर। और हम हर एक व्यक्ति 8 गुना ज़्यादा बेहतर होता, रोजगार पैदा होता, क्योंकि अगर $3 ट्रिलियन की जगह 24 ट्रिलियन डॉलर होती तो हमारे यहाँ उतना रोजगार भी पैदा होता, उतनी आमदनी भी पैदा होती। तो काले धन की अर्थव्यवस्था हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो बट सर, काले धन की अर्थव्यवस्था कैसे एक सोसाइटी में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी बढ़ते रहती है? उसका क्या रीजन है? हाँ, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, बट हाउ डज ये कैसे ग्रो ही होते रहता है? देखिए, काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि गैर कानूनी काम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जो भी काम होता है कि एक तो आपने स्मगलिंग किया, आपने ड्रग ट्रैफिकिंग किया, आपने गोल्ड स्मगलिंग किया, आपने गन रनिंग किया, है ना, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें जो भी आमदनी है वो सब काली कमाई है। लेकिन हमारे यहाँ जो लीगल अलाउड जो एक्टिविटी है उसमें हम इलीगैलिटी करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं 50 पेशेंट को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 30 की बताऊंगा, 20 की नहीं बताऊंगा, तो मैं अंडर इनवॉइस कर रहा हूँ। मैं एक शुगर प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने 100 टन शुगर प्रोड्यूस किया, लेकिन मैंने दिखाया 80 टन ही प्रोड्यूस किया, तो 20 टन अंडर इनवॉइस कर दिया, तो उससे काली कमाई हो गई। अगर मैंने जैसे कि कुछ उत्पादन किया चीनी का, तो मैंने कितना गन्ना खरीदा वो मैं कम दिखा दूंगा, वो ज़्यादा दिखा दूंगा, है ना, तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा आएगा। उसी तरह मेरे वर्कर 100 हैं, मैं दिखा दूंगा 150 हैं। इसका बड़ा उदाहरण है कि सत्यम के केस में पाया गया कि 12,000 फिक्टिशियस एम्प्लॉयज थे, जब थे एक्चुअली में 42,000, तो दिखा दिया 54,000, तो 12,000 की तनख्वाह निकाल ली। फिर अपना सारा ओवरहेड मैंने अपने कंपनी पे डाल दिया। मेरे घर में जो सर्वेंट है उसको मैंने पियोन दिखा दिया। मैंने अपने जो फैमिली को 5 स्टार होटल ले गया तो वो जो कंपनी का एंटरटेनमेंट दिखा दिया। मैं गोवा छुट्टी पे गया तो वहाँ पे वो जो दिखा दिया कि कंपनी का ट्रैवल। तो ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ कॉस्ट एंड अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू, इसके जरिए मैं काली कमाई करता हूँ, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की इलीगैलिटी है ना? मतलब कि आपकी एक लीगल एक्टिविटी, मतलब आप जैसे कि उत्पादन कर रहे हैं, आप कृषक हैं, आप कोई और जो एक्टिविटी फाइनेंस का कर रहे हैं, ये सब तो अलाउड है एक्टिविटी। तो लीगल एक्टिविटी में भी इलीगैलिटी चल रही है। तो इस सवाल है कि इलीगैलिटी इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये इलीगैलिटी बड़ी होने का मतलब है कि जो लोग इंचार्ज हैं हमारे समाज के, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसे पॉलिसी मेकर हो गया पॉलिटिशियन, फिर हमारा बिजनेसमैन हो गया, और फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, ये तिगड़ी मिलके काले धन की अर्थव्यवस्था चलाती है। अगर इनमें से एक भी अलग हो जाए तो काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जब तक ये तिगड़ी है, और इस तिगड़ी में
जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो 1990 में एक किताब आई थी बीवी कुमार की, जो इंटेलिजेंस चीफ, कस्टम्स इंटेलिजेंस चीफ थे। उन्होंने बताया कि 1983 के बाद क्रिमिनल एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। तो बिजनेसमैन क्रिमिनल है या पॉलिटिशियन क्रिमिनल है, तो ये जो तिगड़ी है ये चला रही है। तो इसी ने मैंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा, इलीगैलिटी बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए कैल्डोर आए थे कैम्ब्रिज से, उन्होंने 1955-56 से बताया कि 4 से 5% जीडीपी का ब्लैक इकोनॉमी है। फिर हमारी वांचू कमेटी आई 1970 में, उन्होंने बताया कि ये 7% हो गई। फिर हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडी आई 1985 में कि 1980-81 में वो 18 से 21% हो गई है। फिर मैंने अपनी किताब में बताया कि वो 40% हो गई है। फिर मेरा ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल आया, उसमें बताया 62% हो गई। यानी कि आज 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में करीब 200 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है जिसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब आएगी तभी ये इलीगैलिटी कम होगी। सर, पर अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजर्स क्या हो कि जैसे अभी मैक्सिमम तो कैश खर्चा किस में होता है? लेबर को, जो ये 95% लोग हैं उनको कैश में आप पैसे देते हो, जैसे मतलब सीमेंट, लैंड, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हैं उसमें कैश बहुत यूज होता है। जैसे कम भरा जाए प्रॉपर्टी टैक्स या जो भी इनके तरीके होते हैं। ऐसा तो हम कोई लॉ नहीं ला सकते कि आप 10 बोरी से ज्यादा सीमेंट की कैश से नहीं खरीद सकते। नहीं, देखिए जैसे कि कई देश हैं जहाँ पे कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत कम है, जैसे स्वीडन हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, है ना। या अगर आप देखें तो वेस्टर्न नेशंस में भी कई हैं, जैसे जर्मनी वगैरह हैं जहाँ पे कि बहुत कम है काले धन की अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका देखें, ब्रिटेन देखें, वहाँ पे भी 5% है, हमारे यहाँ तो 60-62% है ना। तो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम्स जो हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी आ गई। जैसे कि अभी आप उदाहरण के तौर पे देखें कि 2014-15 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ जो लॉर्ड्स थे उन्होंने 1000, 1500, 2000 पाउंड को गबन किया, अपने घर में कुछ काम करा लिया। जैसे ही बात खुल के आई उन्होंने रिजाइन करना। तो यानी कि पब्लिक प्रेशर होता है। तो जब तक कि पब्लिक प्रेशर नहीं होगा तब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। आज हम देखते हैं कि हम करप्ट लोगों के लिए वोट करते हैं क्योंकि वो हमारा कास्ट का है, हमारी कम्युनिटी का है। हम ये नहीं देखते कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। उसी तरह जैसे बिजनेस हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो ओनर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं। हालांकि कहने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, पर जैसे सत्यम के केस में कैबिनेट सेक्रेटरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, IBS जो बड़ा फेमस बिजनेस का स्कूल है, उनके डीन वहाँ पे जो थे, बेसिकली वो साइन सिर्फ कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें बिजनेस सही ढंग से चलाना है, अकाउंटेबल होना है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसी तरह जुडिशरी है, उसमें अब मतलब अभी तो ये केस निकला कि एक जज के घर में करोड़ों का पैसा मिला, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका कि जे वहाँ पे एक हाई कोर्ट में, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ पे एक जज के घर में 15 लाख रुपए पहुँच गया। वो गलती से किसी और के लिए था, उस जज के यहाँ पहुँच गया। फिर उसी तरह एक जज पकड़ा गया, किसी से लिखवा देता था, जो पार्टी थी वही लिख के आ जाती थी जजमेंट। तो ऐसे कई सारे केसेस आते रहते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि जब परेशानी ये है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हॉल कर लिया जाएगा। उसी तरह पुलिस है, पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती है। पुलिस को पता है कि कहाँ पे कौन से चोर हैं, कहाँ पिक पॉकेट हैं, वो उससे जो लेते। तो मैंने अपनी जब काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब लिखी तो एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी से बात की, तो उसने कहा कि दिल्ली में जितने और पुलिस स्टेशन बनेंगे उतना ज़्यादा और जो हफ्ता कलेक्ट होगा, क्योंकि जो नया पुलिस स्टेशन होगा उसका SHO की पोस्ट ऑक्शन होगी और जो बीट कांस्टेबल है उसको जो पैसा जो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो खुद अलाउ करेगा इलीगैलिटी। तो ये जो सारा सिस्टम है ये सब नॉन अकाउंटेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का प्रेशर नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक का प्रेशर जब बढ़ेगा तभी बिजनेस भी अकाउंटेबल होंगे, तभी पॉलिटिक्स भी अकाउंटेबल होगी, जुडिशरी भी अकाउंटेबल होगी। तो पब्लिक का प्रेशर कब बढ़ता है? जबकि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मूवमेंट्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस रेज करते हैं इसकी। तो जब तक पब्लिक कॉन्शियस नहीं बढ़ेगी तब तक नहीं होगा। तो इसका उदाहरण है कि आप ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन का 1810, 1820, 1830 का अगर आप देखें तो उस समय चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट की नॉवेल्स वगैरह पढ़ें तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हालात हैं उसी तरह के हालात वहाँ पे थे। उनको भी 100 साल लगा मूवमेंट्स को ये सब चेंज करने में।
अगर आप जॉन गॉलप्रेथ को पढ़ें तो बता रहे हैं कि 1860, 1817, 80 में ये रॉकफेलर, फोर्ड, कार्नेगी और मेलन ये रॉबर बैरन्स थे। ये कंपनियां फ्लोट करते थे, उनको दबा देते थे और पैसा पब्लिक का ले लेते थे, तो इनको रॉबर बैरन्स कहा गया। तो फिर अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वगैरह क्रिएट किए। तो वहां पे भी 70-80 साल लगे। तो मैं ये नहीं कहता कि हमको 70-80 साल वेट करना चाहिए, मैं कहता हूँ जितने लोग एक्टिव होंगे उतनी जल्दी चेंज आएगा।